हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद दिवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपकी पाश्चात्य कला के प्रागैतिहासिक काल की। आपकी हर परीक्षा में नेट से लेकर टीजीटी की तक की परीक्षा में पाश्चात्य कला से क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली आपके जहाँ से आते हैं, जिन पार्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको एक एक करके सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध कराने वाली हूँ। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर पुराने हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक भी करना है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाओं के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते किसे हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। उत्तरी स्पेन और फ्रांस की जो मिश्रित गुफाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और उसमें भी मैंने आपको 5 गुफाओं की जानकारी दे दी थी, जिनमें कौन कौन सी 5 गुफाएं थी। तो उनमें आपकी थी अल्तामीरा, फूंत दगाम, ला कम्बारेली, लास्को और आपकी नियाऊ। एक गुफा शेष रह गई थी पिछली वीडियो में, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो आज की जो शेष वाली गुफा है वो है त्राइफेयर्स। ठीक है, तो त्राइफेयर्स उन प्रमुख 6 गुफाओं में आती है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की। तो इसका उपनाम क्या है, 3 भाइयों की गुफा। कारण क्या है, इसकी खोज की थी माउंट हेनरी पेंग्वे और उनके 3 पुत्रों ने, इसलिए इसे 3 भाइयों की गुफा कहा जाता है। अच्छा, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की त्राइफेयर्स नामक गुफा की खोज कब हुई थी तो 1914 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करती हूँ कि लास्को की खोज कब हुई थी। लास्को जो कि फ्रांस की गुफा है, आपको बताना है कि लास्को गुफा की खोज कब हुई थी। और इस गुफा को कराने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि लास्को की खोज कब हुई थी। अच्छा, इसी गुफा में त्राइफेयर्स गुफा में एक अंतरंग कक्ष है, कलाविथी या चित्रवीथी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर चित्र बने हुए हैं इसे हम अंतरंग कक्ष या कलाविथी मतलब जहाँ पर चित्रों का निर्माण हुआ है, इसे कहते हैं पवित्र भूमि अथवा सेंचुरी। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंचुरी या पवित्र भूमि कहते हैं किसे, आपकी त्राइफेयर्स की गुफा में जो जगह है, जो आपकी त्राइफेयर्स की गुफा में कलाविथी है ना, तो इसे क्या कहते हैं, पवित्र भूमि कहते हैं या सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह सम्मुख मुद्रा में रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं, मतलब 2 शेर जो हैं सम्मुख मुद्रा में एक दूसरे की ओर मुख किए हुए द्वार पर रक्षक के रूप में खड़े हैं, जिन्हें क्या कहा गया है, ये दोनों सिंह हैं। ठीक है, दोनों शेर हैं, सम्मुख मुद्रा में रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। इसी गुफा की बाईं भित्ति पर एक विशाल मैमथ हाथी का भी अंकन है। ठीक है, मैमथ हाथी वो एक हाथी की एक प्रजाति जो कि अब लुप्त हो चुकी है, ये आपको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाओं में मिल जाता है। सभी गुफाओं की भांति किसी गुफा में पुरुष को पक्षी का मुख पहने हुए, किसी गुफा में पुरुष को हाथी का मुख पहने हुए, किसी में भालू का मुख पहने हुए चित्रित किया गया। ऐसे ही आपकी त्राइफेयर्स की गुफा में एक महिष का मुख पहने हुए मानव का अंकन है, जिसे क्या कहते हैं, ओझा के नाम से जाना गया। अब ओझा क्या होता है आपको बता दूं कि हमारी संस्कृति में एक झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति आज भी जब बच्चों को या किसी को बीमारी होती है गांव में, तो कहते हैं कि ओझा के पास ले जाओ, वो इसको फूंक डाल देंगे या इसकी बीमारी को झाड़ देंगे, नज़र झाड़ देंगे, जिससे कि बच्चा ठीक हो जाएगा या व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो ये झाड़ फूंक करने वालों को ओझा के नाम से जानते थे। तो ये महिष का मुख पहनकर, उसका मुखौटा पहनकर नृत्य कर रहा है, मतलब डांसिंग की पोजीशन में है। अब क्यों है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि देवता आ गए। आप लोगों ने अगर कांतारा मूवी देखी होगी, है ना, तो कांतारा में एक मुखौटा पहन के व्यक्ति डांस करता है, जिसपे कहते हैं कि उनके देवता आ जाते हैं। तो वैसे ही ये ओझा वाली कुछ सीन आपको याद रखनी है। ठीक है, ओझा वाली प्रवृत्ति आपको याद रखनी है। नृत्य की मुद्रा में एक हिरनी का अंकन है, जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी का अंकन, लंबी दाढ़ी वाली हिरनी। इससे पहले हमने नियाऊ की गुफा में देखा था, एक 12 सिंगे के सिंहों पर उछलते कूदते 2 12 सिंहों का अंकन था। और लंबी दाढ़ी कहाँ है, तो फ्रैंको कैंटाब्रियन की गुफा, 6ठी गुफा त्राइफेयर्स में अंकित है। तो ये थी फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की प्रमुख 6 गुफाएं। अब हम इसके बाद देखेंगे आपकी
अगली इटली, स्पेन और फ्रांस की अन्य गुफाओं के विषय में। फ्रांस की जब हम अन्य गुफाओं की बात करेंगे तो लौजाल, लौजाल इम्पॉर्टेंट है, फ्रांस की गुफा है। और यहाँ पर एक ही पॉइंट बनता है, एक ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने पूरा विस्तार से आपको पूरी कहानी सुनाने के बजाय आपको वो चीज़ें निकाल के दी हैं, जैसे कहते हैं ना निचोड़। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो पाश्चात्य कला से तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, अगर मेरी सारी पाश्चात्य कला वाली वीडियोस देख ली तो। ठीक है, मैं गारंटी लूँगी कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। लेकिन अब ये कह दो मैडम गारंटी ली, तो उसके लिए आपको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप अपने आप इनकी नोट्स बनाओ, इनको अपने पास सहेज कर रखो, आप लिखो ध्यान से, फिर आप कहना कि मैडम क्वेश्चन अच्छे थे या चीज़ें अच्छी थी या नहीं। तो 3 सामान्य नारियों के साथ एक सुंदर नारी का अंकन है। अब 3 सामान्य नारियां हैं, एक सुंदर नारी है, मतलब एक विशेष है जो ज़्यादा अलंकृत है या ज़्यादा सुंदर है, उसे क्या कहा गया? लौजाल की वीनस कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लौजाल की वीनस पूछ लिया जाता है। तो कहाँ है लौजाल? फ्रांस की गुफा है, और जिसमें एक सुंदर नारी का अंकन है, जिसे क्या कहा गया? लौजाल की वीनस कहा गया है। फ्रांस की एक और अन्य गुफा है मांतेस्पान, जिसकी खोज 1923 ईस्वी में नवी हुंटाओ ने की थी। ठीक है, खोज किसने की थी? 1923 ईस्वी में नवी हुंटाओ ने, मतलब 1923 में खोज हुई, और खोजकर्ता कौन थे? नवी हुंटाओ। आप सेम ऐसे ही इसको उतार सकते हैं अपनी कॉपी पर, और उसे याद करने का तरीका निकाल सकते हैं अपने तरीके से। अच्छा, इस गुफा को ना आरंभिक मैग्डेलियन काल का माना जाता है। आप लोगों को पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल को चित्रों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, है ना? तो इसे आरंभिक मैग्डेलियन काल का कहा जाता है। इसके चित्रों की समय सीमा क्या है? 20,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसकी चित्रों की समय सीमा है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज़ है कि इस गुफा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिट्टी की मूर्तियाँ तथा रीछ की सिरहीन मूर्तियाँ मिली हैं, सिर विहीन मूर्तियाँ। ठीक है, मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? मांतेस्पान में मिलती हैं। और रीछ भालू की। ठीक है, रामायण की एक चौपाई याद आती होगी, कहाई रीछपति सुन हनुमाना, है ना? तो वो वाली लाइन यहाँ, रीछपत मतलब भालू के नायक, और रीछ माने भालू। तो भालू की सिरहीन मूर्तियाँ मिली हैं। अच्छा, हमने जब अपने यहाँ प्रागैतिहासिक काल में, भारतीय चित्रकला के प्रागैतिहासिक काल में देखा ना, तो हमको कुछ औजार मिले थे, कुछ टेढ़े मेढ़े, जब मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ्स मिल जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर हमें मूर्तियाँ भी मिली। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कोरकर प्रतिमाएं मिली थी। आज आपसे क्वेश्चन है और बताना है आपको कि कोरकर प्रतिमाएं क्या होती हैं। कोरकर प्रतिमाएं क्या होती हैं आपको बताना है। ठीक है, गरगास, अगली जो गुफा है गरगास, यहाँ मैं लिख देती हूँ कोरकर। ठीक है, आपको बताना है कोरकर प्रतिमाएं क्या होती हैं। ठीक है, अगली जो गुफा है फ्रांस की, वो है गरगास। यहाँ सर्वाधिक हाथों के छापे मिले हैं, पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों प्रकार के हाथों के छापे मिले हैं। अगर हम दाहिने हाथ को सीधा रखकर पीछे से फूंक मारें तो उससे जो चिन्ह बनेगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर हम बाएं हाथ दाहिने हाथ से जो फूंक मारेंगे वो निगेटिव होगा, और जो बाएं हाथ से फूंक मारेंगे वो पॉजिटिव चिन्ह होगा। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के छापे आपको गरगास की गुफा में मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करते रहा करिए ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए। अगली जो है हमारी पकमार्ली की गुफा है। तो पकमार्ली की गुफा की खोज 1920 ईस्वी में हुई थी, और यहाँ पर महिष एवं कस्तूरी वृषभ के ऊपर एक सिरविहीन प्रतिमा मिली है। अब अभी तो हमने सिरविहीन प्रतिमा देखी थी, वो किसकी थी? वो भालू की थी, है ना? लेकिन यहाँ महिष एवं वृषभ के ऊपर मतलब भैंसे, और कस्तूरी वृषभ, कस्तूरी हिरन ही नहीं कस्तूरी वृषभ भी होता है, इसके ऊपर एक सिरविहीन प्रतिमा मिली है। तो ये कहाँ की है? आपके पकमार्ली की है। पकमार्ली कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। आप याद रखना, फ्रांस की लौ में गर्मा गर्म पकाले, मतलब लौजाल, मांतेस्पान, गरगास और पकमार्ली, ये कहाँ की गुफाएं हैं? तो फ्रांस की गुफाएं हैं, लास्को के अलावा। अगला हम स्पेन में आ गए। तो स्पेन में चलने से पहले आपसे एक क्वेश्चन यहाँ मैं पूछ लेती हूँ। स्पेन में चलने से पहले एक क्वेश्चन ये है आपसे कि आपको बताना है कि स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी है, जिसके चित्र लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के हैं, जिसको
सबसे पहली खोज कही जाती है, जिसको फ्रांस के पुरातत्ववेत्ताओं ने उसके चित्रों को जाली घोषित कर दिया था। फिर बड़ी मेहनत के बाद उसे जो है मान्यता मिली थी। आपको बताना है कि स्पेन की वो कौन सी गुफा है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग ऐसा ना सोचिए, मैं आपके एक एक के कमेंट देखती रहती हूँ, और जो लोग नए हैं ना वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सारे पॉइंट बाय पॉइंट सारे वीडियोस मिलते रहे। टॉपिक और चैप्टर वाइज सारी वीडियो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगी। अगर आप चाहें ना तो यहाँ से पूरे नोट्स बना लीजिए। कोई भी कितना भी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कितना भी अच्छा हम कह सकते हैं पेड ग्रुप हो जहाँ से आप क्लास कर रहे हैं, सारे आपको नोट्स देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा वो है, मैं किसी का स्पेशल या किसी के लिए नहीं कह रही, सबसे अच्छा वो है जो आपको बोल के नोट्स लिखाए। क्यों? क्योंकि एक बार आपने सुना और दूसरी बार आपने उसको लिखने के लिए अपने दिमाग में दोहराया, और तीसरी बार जब कॉपी पर लिखा तब दोहराया, तो 3 बार तो आपने ऐसे ही पढ़ लिया। 50% दिमाग में ऐसे ही आ गया, और 50% के लिए आप मेहनत कर लोगे। तो आप नोट्स लिखो, खुद से बनाओ, अपने हाथों के बनाए नोट्स अपने आप पढ़ो, है ना। तो एक कहावत है, खग समुझै खगही की भाषा, है ना। आपको आपकी भाषा से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, तो अपने तरीके से इसको समझिए। हाँ, नोट्स प्रोवाइड मैं कराती रहूँगी, और ये सारे आपको ये समझ लीजिए निचोड़ है, ठीक है। अगली स्पेन की जो गुफा है सेल्तियन है। इस गुफा में त्रिशूल एवं गदा की भांति शस्त्रों का प्रयोग हुआ है। त्रिशूल एवं गदा की भांति मतलब ऐसे लगता है कि हमारे हिंदू कल्चर से कहीं न कहीं प्रभावित है। हिंदू कल्चर कहें या हम कहें कि ये अपने शिकार के लिए इनका प्रयोग करते थे, ना कि पूजनीय, ये शिकार के लिए इनका प्रयोग करते थे। गदा हुआ, त्रिशूल, मतलब ये इससे परिचित थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये लोग इनसे परिचित थे। तो ये क्या था, प्रागैतिहासिक काल में ये कहाँ से मिला है, सेल्तियन की गुफा से मिला है, जो कि आपकी स्पेन में पड़ती है, ठीक है। अगला आता है पिंडाल। पिंडाल की गुफा कहाँ है, स्पेन में है, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना। स्पेन की गुफा सबसे बड़ी गुफा है। स्पेन में सबसे बड़ी गुफा की बात, सबसे सुंदर गुफा आपकी मैंने बताई है, अल्तामीरा की गुफा है सबसे सही। सबसे बड़ी गुफा कौन सी है आपकी, आपकी पिंडाल की गुफा है, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 1200 फीट है। ये भी ध्यान रखना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है पेपर में, कि इस गुफा की भित्ति पर एक विशाल आकार का हाथी का चित्र मिला है, जिसमें पान के आकार का बिंदु है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक हाथी मिला है यहाँ, ठीक है। क्या मिला है, एक हाथी मिला है, जिसकी ऊपर क्या है, एक पान के आकार का बिंदु है, ठीक है। ये हो गया आपका हाथी, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा ताज़ा हाथी बना दिया मैंने, नहीं सही है, फिर भी आपको समझाने भर को है ये। तो इसके ऊपर एक पान की आकृति मिली है, पान जिसे हम कहें दिल, तो ये इसका हृदय कहा गया है, हृदय माना गया है। तो ये पानदार हाथी या दिलदार हाथी का अंकन आपको कहाँ से मिलता है, तो पिंडाल की गुफा से मिलता है। याद रखिए, दिल को पिंड भी कहते हैं काई को पिंड पियासे हो जी, तो वही पिंड या हृदय। तो दिलदार हाथी या पानदार हाथी कहाँ से मिला, पिंडाल से मिला है। और पिंडाल कहाँ है, तो स्पेन की गुफा में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा ला पिलीता। ला पिलीता की खोज 1911 ईस्वी में हुई थी। यह भी स्पेन की गुफा है। 1911 ईस्वी में इसकी खोज की गई, और यहाँ उंगलियों से लेकर पशु पक्षियों का अंकन है। आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगी कि जितने भी चित्र हमारे बने हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में, सभी चित्रों में मनुष्य का, रीछ का, हिरन का, जंगली भालू का, जंगली सुअर का, बैल का, महिष का, घोड़ों का, सभी का अंकन है। तो यहाँ पर भी पशु पक्षियों का अंकन मिलता है, और रंगीन चित्र भी आपको मिलते हैं ला पिलीता की गुफाएं। कुछ गुफाओं में खाली चित्र हैं। अब यहाँ पर स्पेन की आपने गुफाएं देख ली, स्पेन से पिलादे याद रखना, ठीक है। स्पेन से पिलादे मतलब सेंतलाना और ला पिलेता और सेंतलाना देयरमार। तो ये आपको याद रखनी है। ये गुफाएं कहाँ हैं आपकी, तो सेल्तियन, ठीक है।
तो ये गुफाएं आपकी स्पेन में पड़ती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे पूछती हूँ कि हाथों की उंगलियों से बनाए हुए रेखाओं के जाल किस गुफा में प्राप्त होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछे मैं आप सबके कमेंट चेक करूँगी, आपको बताने होंगे। इटली की कुछ अन्य गुफाओं को देख लेते हैं। इटली की अन्य गुफाओं में हम बात करेंगे तो लीवांजो, जो कि 1950 ईस्वी में इसकी खोज हुई, और लीवांजो का बहुत प्रमुख चित्र अगर हम देखेंगे तो पीछे मुड़कर देखता हुआ गधे का चित्र है, ये इम्पॉर्टेंट है लीवांजो की गुफाओं में इटली से। अगली गुफा जो है वो है हमारी रोमानेल्ली, ठीक है। कौन सी है? रोमानेल्ली है। रोमानेल्ली में चित्रों में अर्ध प्राकृत शैली का प्रयोग हुआ है। अर्ध प्राकृत शैली मतलब कोशिश की गई है उनको यथार्थवादी बनाने की, जैसे थे, लेकिन अब चित्रकार थे तो उतनी अच्छी शैली का प्रयोग नहीं कर पाए, तो चित्रकार क्या हम कहें नए थे, इसलिए तो यहाँ पर अर्ध प्राकृत शैली का प्रयोग हुआ है। अगला जो पॉइंट है, प्रमुख चित्रों में अगर हम देखें तो अलंकृत नारियां हैं, मतलब आकृतियां अलंकृत हैं जिन्हें सजावटी रूप में बनाया गया है। कहाँ? रोमानेल्ली में, तो ये आपको याद रखना है। अगला है ज्यामितीय अभिप्राय। कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं, जैसे हमने अपने भारत में देखा है ना, त्रिकोण, षटकोण, है ना, आयत, ऐसे कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं, कुछ मानव आकृतियां बनी हैं, इन सभी को याद रखिएगा। ऐसे मनुष्यों को उन्होंने बनाया है जैसे हमारे यहाँ भी आकृतियां बनाई गई हैं इस तरीके से, और कुछ ऐसे चेहरे बना के उनके बाल ऐसे ऐसे निकाल के दौड़ते हुए बना देना, ये सब किसका है? इतना भी नहीं हाथ बनता था उनके, तो ऐसे ही ऐसे बना देते थे, ठीक है। तो ये प्रागैतिहासिक काल की मानव आकृतियाँ हैं। समानांतर रेखाएं बनाई गई हैं, मतलब खाली रेखाओं को खींच दिया गया है। समानांतर रेखाओं का निर्माण कहाँ हुआ है? तो आपकी इटली की गुफाओं में हुआ है। अगली जो इटली की गुफा है वो है इद्दौरा। इद्दौरा की गुफा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इद्दौरा की गुफाओं में पशुओं से अधिक मानव आकृतियों का अंकन है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिनके आंसर आपको देने हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव का प्रमुख चित्रण विषय क्या था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, तो आप कमेंट में इनके आंसर दीजिएगा। प्रागैतिहासिक कालीन मानव का प्रमुख चित्रण विषय क्या था, ठीक है। दूसरा है कि सर्वाधिक किसका चित्रण हुआ, किस पशु का चित्रण प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने किया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अल्तामिरा की गुफाएं किसके द्वारा खोजी गई, या अल्तामिरा की गुफाओं के चित्र किसके द्वारा खोजे गए, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ थोड़ा सा। द्वितीय आर्किटेक्ट शैली या पूर्वी स्पेन की जो शैली थी, इसका आरंभ लगभग 6000 BC में हुआ था। अब यहाँ पर आप एक नोटबुक लेके बैठिएगा और याद रखिएगा द्वितीय आर्किटेक्ट शैली के विषय में, ठीक है। द्वितीय आर्किटेक्ट शैली, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन जो आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये लगभग 6000 BC पूर्व की है, ठीक है। द्वितीय आर्किटेक्ट शैली शुरुआत में मैंने समझाया था कितनी की है, 6000 BC की है। और ये पूर्वी स्पेन की कला का जन्म एक स्वतंत्र शैली के रूप में होता है, ठीक है। ये स्वतंत्र शैली है, ये भी याद रखना, स्वतंत्र शैली। ये आपको ये ऐसे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। और सबसे प्रमुख गुफा है अगर द्वितीय आर्किटेक्ट शैली की, तो वो कोगुल है, ठीक है। कोगुल की गुफा कहाँ पड़ती है? स्पेन में पड़ती है, ठीक है। कहाँ है? स्पेन की कोगुल की गुफा है, जो कि पूर्वी स्पेन की ही है। द्वितीय आर्किटेक्ट शैली कहाँ की है? पूर्वी स्पेन की, ठीक है, पूर्वी स्पेन। तो ये पूर्वी स्पेन की, ब्लैक से इसको हाईलाइट कर दो, पूर्वी स्पेन की द्वितीय आर्किटेक्ट शैली 6000 ईस्वी पूर्व की शैली, जो स्वतंत्र शैली के रूप में जानी जाती है। इसकी प्रमुख गुफा कौन सी है? कोगुल की गुफा है। कोगुल की गुफा कहाँ पड़ती है? स्पेन में पड़ती है। और इस गुफा में लाल तथा काली रंग से नर्तकी समूह का अंकन है। कोगुल के विषय में यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, छोटा छोटा, लाल तथा काले रंग से, ठीक है, काले रंग से
नर्तकी समूह का अंकन, ये याद रखना, ये पूछ लिया जाए तो। ठीक है, समूह का अंकन, समूह का अंकन है, कहाँ है? कोबुल की गुफा में। ठीक है, पूर्वी स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रों में शिकार में ही आयुध या औजारों के रूप में धनुष बाण का प्रयोग किया गया है। ये भी याद रखना, क्या प्रयोग किया गया है? धनुष बाण। कई बार हम शब्दों के बजाय चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हम कला के स्टूडेंट हैं। तो धनुष बाण का प्रयोग कहाँ हुआ है? पूर्वी स्पेन में हुआ है, ये भी याद रखना। ठीक है, पूर्वी स्पेन की कला को 4 भागों में बांटा गया था। अब आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको पूरा ये सेकंड आखेटक, द्वितीय आखेटक शैली जो है इसके विषय में आपको समझा देती हूँ पूरा। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया ना तो पीछे जाके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ द्वितीय आखेटक शैली के बारे में पूरी जानकारी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा और उससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, शैली, तो द्वितीय आखेटक शैली कहाँ की है ये मैंने बता दिया, पूर्वी स्पेन की है। इसको 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कितने भागों में? 4, 1, 2, 3 और 4। अल्पेरा, ये फ्रैंको कैंटाब्रियन नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अल्पेरा, सिस्टो सोमेटिक, सोमेटिक और सिस्टोसोमेटिक, और तीसरी थी पेचिपोडस, पेचिपोडस, और चौथी जो है वो है आपकी मेमाटोमोफोर्स, मेमाटोमोफोर्स। थोड़े नाम अलग हैं क्योंकि ये अलग शैलियाँ हैं, तो ये 4 शैलियों में इसके बांटा गया था। समस्त कैंटाब्रियन क्षेत्र, अब वो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र था, ये कौन सा क्षेत्र है? कैंटाब्रियन। ठीक है, क्योंकि ये है आपका सिंपल कैंटाब्रियन। ठीक है, समस्त कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? पूरी टोटल 3 भागों में बांटी गई। और इनका आधार क्या था? तो इनको बांटने का आधार जो था चित्रों को बनाने की या रंगने की पद्धति थी। ठीक है, चित्र निर्माण पद्धति के आधार पर इसे बांटा गया था। चित्र निर्माण पद्धति। ठीक है, पद्धति, ये पॉइंट्स वो हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये द्वितीय आखेटक शैली है, प्रथम आखेटक शैली मैंने आपको पूरी समझा दी। ठीक है, अब इसमें भी 3 प्रकार के चित्र थे, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ 3 प्रकार के बांटे गए थे। ये बता देती हूँ ओरली कि कौन कौन से थे। पहले में वो चित्र आते थे जिनकी बाह्य रेखाएं काले रंग से बनी थी। ठीक है, जिनकी बाह्य रेखाएं काले रंग से बनी हुई थी। दूसरे में वो चित्र आते थे जिनमें 2 रंगों का प्रयोग हुआ था। अब कौन से? मान लीजिए 2 रंग। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रंगों का, पहला, दूसरे में 2 रंगों का प्रयोग हुआ था। तीसरे में वो आती थी जो बहुरंगे थे। ठीक है, अब बहुरंगे मान लीजिए तीसरे में लाल, पीला, नीला। ठीक है, 1, 2 और 3 प्रकार से इनको बांटा गया था। सीधी बात है, ब्लैक एंड वाइट, 2 कलर्स और टोटल मल्टी कलर्स, तो 3 भागों में से बांटा गया था। आखेटक शैली जो हमारी प्रागैतिहासिक कला की शैली है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया ये भी यहाँ पर आपको मैं बताते हुए जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरा जो आता है, 3 भागों में बांटा गया। एक तो एक्सरे शैली,
ठीक है। अब एक्सरे क्या, जिसमें हड्डियां ही हड्डियां चमके। दूसरी थी पूर्णमुख शैली। पूर्णमुख शैली, ठीक है। पूर्णमुख शैली जिसे हम क्या कह सकते हैं, शिकार और शिकारी दोनों का चित्रण किया गया। ठीक, शिकार शिकारी मतलब शिकार करते हुए मनुष्यों का अंकन अगर हम कहें तो ये पूर्णमुख शैली में आएगा। और तीसरी है पीछे देखता हुआ पशु। जो हम पीछे देखता हुआ गधा देखा है वही। ठीक है, पीछे देखता हुआ पशु। तो इस तरीके से हमारा प्रागैतिहासिक काल हो गया पूर्ण। कल या हम अगली जो वीडियो लेके आएंगे वो मिस्र और मेसोपोटामिया के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके आएंगे। मिस्र की भी पूरी कला आपको समझा देंगे। ये नेट और जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर या आपके पीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। टीजीटी वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये भी पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही होंगी केवल, तो आपको इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही।